So today's topic is nutritional assessment scales. सबसे पहले न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्केल को हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करना होता है। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग इज अ फर्स्ट लाइन प्रोसेस ऑफ identifying patients who are already malnourished or at a risk of becoming so, या तो malnourished होंगे या जिनके चांसेस हो। Nutritional assessment is a detailed investigation to identify and quantify a specific nutritional problems. इसने बोला था, बॉन्ड साहब ने बताया था 1997। तो क्या करना क्या है इसमें? आइडेंटिफाई भी करना है और क्वांटिफाई भी करना है, किस लेवल तक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? A good nutrition is fundamental for health, healing and recovery from illness and injury. Malnutrition is associated with muscle wasting, impaired respiratory and cardiac function, decreased mobility. किसने बोला था? लेनार्ड एंड जोन्स ने 1992। Susceptibility to infection and delayed wound healing। एक इन्होंने बोला था चंद्रा साहब ने 1990 में और विंडसोर और अदर्स ने 1988। डिप्रेशन एंड लेथार्जी, प्रोजेक्ट ने बोला 1990 में। तो इतने सारे प्रॉब्लम जो है एक माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। कार्डियक फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, वुंड हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा और जो ह्यूमन बीइंग होगा वो कहाँ चला जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं करेगा, कुछ वर्क ही नहीं करेगा, शरीर ही नहीं काम करेगा, तो डिप्रेशन तो होना लाजमी है। आगे क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल कॉम्प्लिकेशंस, मोर्टेलिटी एंड अनप्लान्ड रीएडमिशन रेट्स राइजेस। मतलब एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, घर आ गए, लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या होगा? दोबारा रीएडमिशन, मतलब प्रॉब्लम सारे बढ़ जाएंगे, पेशेंट को दोबारा भर्ती होना पड़ेगा। इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज प्रोलॉन्ग। अगर कोई पेशेंट मालनरिश्ड है और हॉस्पिटलाइज्ड है तो चूंकि उसके हीलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स जो है उसको दूर होने में समय लगेगा, इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन का टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज प्रोलॉन्ग। रॉबिन्सन एंड अदर्स ने बोला 1987 में और सलाइवन ने 1992। फैक्टर्स ऑफ malnutrition। Many factors including disease predisposes to malnourishment and indicators of malnutrition are found in up to 40% of patients admitted to hospital and a significant proportion of community patients. Screening by
identifying patients and clients with problems or at risk of developing them is the essential first step for the management. मेन फैक्टर क्या बोल रहा है? कोई डिजीज अगर है, सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही है कि कोई डिजीज है तो आदमी को क्या करता है, माल न्यूट्रिशन के लिए प्रीडिस्पोज कर देता है ना, वल्नरेबल बना देता है. इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ माल न्यूट्रिशन? ये भी देख लेते हैं हम लोग. क्या बोलता है? न्यूट्रिशन इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ. Accordingly, nutrition plays an important role in promoting health and preventing disease. Many factors lead to weight change and malnutrition. Several classifications of malnutrition have been proposed in past. Even now, these are universally accepted definitions. Patients with minor nutritional deficiencies and those with overt under or overnutrition are common in clinical practice. The prevalence of malnutrition or undernutrition among hospitalized adult patients ranges from 30 to 50% depending on the criteria used, and in part whether those are at high risk as well as those with established malnutrition are included. A poor nutritional status leads to an increase in complications. ये पहले भी बता दिए. A longer length of stay, higher mortality, higher costs and more readmissions. तो ये सब क्या है? इम्पोर्टेंस है इसके कि अगर आप माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो इन सब सारी चीजों से बच सकते हैं. अब स्क्रीनिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टूल्स का क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीनिंग टूल्स हैव बीन डेवलप्ड. सिलेक्शन क्राइटेरिया इंक्लूड. सबसे पहला क्या होना चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में? जो टूल्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए. तो सबसे पहला क्या है पॉइंट? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. कैन इट रियली differentiate those who are malnourished, at risk and adequately nourished. सबसे पहला तो यही है कि तीनों को अलग अलग कर सकता है कि नहीं. malnourished है उसको अलग करना है, रिस्क पे है उसको अलग करना है, उसको भी सेग्रीगेट करना है, और जो प्रॉपरली नरिश्ड है उसको भी आइडेंटिफाई करना. तभी तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये नरिश्ड है और ये माल नरिश्ड. व्हाट पेशेंट ग्रुप्स इज इट एप्रोप्रिएट फॉर? किस पेशेंट ग्रुप के लिए ये एप्रोप्रिएट है? जो स्केल है उसकी बात कर. डज इट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स इफ डिफरेंट पीपल यूज इट? तो ये सब वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए. अगला क्या बोल रहा है? यूजर फ्रेंडलीनेस. जिसको यूज करना है और जिस पे यूज हो रहा है दोनों का फ्रेंडलीनेस होना चाहिए. मैंने बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चन बहुत टेढ़े नहीं हो, क्वेश्चन ऐसा ना हो कि पेशेंट आंसर ही ना कर पाए, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए. ये सब सारी चीजें. इज इट एक्सेप्टेबल टू पेशेंट्स एंड नर्सेस? अब ये चूंकि पुराना डाटा है इसलिए नर्सेस है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, चाहे हॉस्पिटल नर्सेस भी कर रही है इसलिए ये भी करेक्ट है, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में क्या है कि डाइटिशियंस करते हैं.
जब भी हम कोई पुरानी स्टडी निकाल करके देखते हैं तो उसमें हमेशा यही निकलता है कि जो स्क्रीनिंग स्केल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन या स्क्रीनिंग टूल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है वो आइदर बाय द डॉक्टर्स और बाय द नर्सिंग स्टाफ्स यूज किए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग एडवांस हो गए हैं तो क्या करते हैं, एक नया टर्म उसमें ऐड कर दिया हम लोग है, डाइटिशियंस। तो उसी तरीके से यहाँ इज इट एक्सेप्टेबल टू पेशेंट्स एंड नर्सेस और डाइटिशियंस, डॉक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं लेकिन आजकल तो सब डाइटिशियंस को ही दिया गया है। रीजनेबल रिसोर्स यूजेस, what equipment does it need, how much training is required, how long does it take to complete। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा देर अगर किसी चीज़ को स्क्रीनिंग टूल्स में लग रहा है तो पेशेंट भी एनवायड होता है और जो स्क्रीनिंग टूल को यूज करने वाला होता है वो भी अनवाइड होता है। तो टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पिछले जितने भी स्क्रीनिंग टूल्स में देखते आ रहे हैं उसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्रीनिंग टूल्स को अप्लाई करने का टाइमिंग है वो कम होना चाहिए, और जितने भी स्क्रीनिंग टूल्स को अप्लाई करने का टाइमिंग कम है वो सारे स्क्रीनिंग जो टूल्स हैं वो वाइडली यूज किए जाते हैं और मोस्टली एक्सेप्टेड भी ज़्यादातर केसेस। अब यूनिवर्सली ट्रूथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी देखते आ रहे हैं सब, जैसे वर्क बेइंग यूज किया था या दूसरे भी यूज किए थे तो उसमें यही था, दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड और दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड और दे आर यूज्ड बिकॉज द टाइम टेकन फॉर अप्लाइंग द स्केल्स आर very less. It takes generally 10 to 20 minutes या 15 to 20 minutes. सेम यहाँ भी अप्लाई होता है। और अगला क्या है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिसिटी। How many people will be wrongly identified? ऐसा ना हो कि ये रॉन्गली आइडेंटिफाई होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो इसका मतलब जो सेंसिटिविटी है वो लेस हो जाएगा। अब करते कैसे हैं, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। अब ये दो टर्म है और ये दोनों टर्म अलग अलग है। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग ये कहता है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको लगता है कि ये माल नरिश्ड है, तो उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। और एक लेवल के बाद जब उसकी जो माल नरिशमेंट है वो बहुत हाई लेवल का है ना, और कुछ क्राइटेरिया हैं जो आए गए हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होता तब जाकर के उसको असेसमेंट के लिए ले जाते हैं। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे जिसमें केवल हम स्क्रीनिंग करेंगे और उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोसीड कर देंगे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करने के बाद उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, तब जाकर के ये क्लियरिफाई होगा कि किस लेवल का न्यूट्रिशन है और क्या इसको प्रोग्राम देना है, क्या कैसे इसको रिहेबिलिटेट करना है इन द सेंस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन की बात। तो ये डिपेंड करता है। तो उसमें दो पार्ट हो गए आपके, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग अलग हो गया और असेसमेंट अलग हो। क्या बोल रहा है, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट टूल्स हैव बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ malnutrition in
ऑल पेशेंट्स, ये तो हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि कोई भी पेशेंट होगा उसको हम जितना अर्ली ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये माल नरिश्ड है, हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना उतना आसान हो जाएगा, पेशेंट उतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा। ऑल पेशेंट्स शुड हैव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस रिकॉर्डेड। Evaluation starts with a screening procedure and is followed by a detailed assessment in those patients screened and found to be at risk। सब में नहीं करना है, असेसमेंट जो है वो सब में नहीं लगाना। मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग should be validated in clinical trials। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग should be performed within the first 24 to 48 hours after the first contact। जैसे ही पेशेंट आए या पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, विदिन 24 आवर्स कोशिश ये करना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग हो जाए। नहीं हो रहा है तो बाय 24 to 48 आवर्स एंड देयर आफ्टर एट रेगुलर इंटरवल्स। एक बार हमने कर लिया, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। अब रेगुलर इंटरवल को क्या बोलता है कि रेगुलर इंटरवल तो 10 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, लेकिन जो बोला जाता है कि वीकली वेइंग इज एडवोकेटेड एज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। एट लीस्ट वंस इन ए वीक तो होना ही चाहिए। अगर आप 3 डेज 5 डेज में भी करते हैं तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं, वो बेटर ही है, लेकिन ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते तो वीक में वंस तो होना ही चाहिए। न्यूट्रिशनल असेसमेंट शुड बी मोर डिटेल्ड एंड done in those patients found in a screening to be at risk। पहले बताया था ना, जो ज्यादा रिस्क पे न थे उसी को असेसमेंट के लिए जाते हैं। और when metabolic and functional problems prevent a standard plan being carried out। Nutritional assessment also provides the basis for the formal diagnosis of malnutrition। ये बहुत बड़ा डिफरेंस। फॉर्मल डायग्नोसिस जो होता है वो किससे होता है? असेसमेंट्स। और मेथड्स कौन कौन से? सेवरल वैलिडेटेड टेबल भी है। तब क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन है तो उसको क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए ले जाते हैं। उसका दोनों चीज कर सकते हैं, स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और असेसमेंट भी कर सकते हैं। जो असेसमेंट करेंगे उसके लिए स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका स्क्रीनिंग करेंगे उसको फर्दर ले जा करके असेसमेंट कर सकते हैं। तो सेवरल वैलिडेटेड स्क्रीनिंग टूल्स are available and recommended by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolic, क्या बोलते हैं, ESPEN। सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है जो इन्होंने बताया। The screening tools addresses several basic questions। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले क्या पूछते हैं, पेशेंट आया, कोई रिसेंट वेट लॉस तो नहीं है, पहला क्वेश्चन माल न्यूट्रिशन। दूसरा करंट बॉडी मास इंडेक्स, ये आएगा BMI आगे आएगा तो उसमें डिटेक्ट करेंगे थोड़ा सा। देन रिसेंट फूड इंटेक, क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, पहले कितना खाते थे और अब कितना खाते हैं।
उसके बाद डिजीज सिवियरिटी, जो डिजीज है उसके ग्रेडिंग क्या है, 1 2 3 या कोई उस तरीके का है, एक्यूट है, क्रोनिक है, उस तरीके का था। तो ये क्या था, ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो स्क्रीनिंग टूल्स के लिए हम लोग पूछे। अगला क्या है, स्क्रीनिंग टूल्स का नाम क्या है, कौन कौन सा स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो कि ESPEN के द्वारा रिकमेंडेड है। ESPN has published guidelines for nutritional screening in the community, in the hospital and among the elderly in institutions. The usefulness of the screening methods recommended is based on predictive validity, content validity, reliability and practicability. ये क्या बोल रहा है, कम्युनिटी के लिए जो स्क्रीनिंग स्केल है या स्क्रीनिंग टूल है वो अलग है, हॉस्पिटल के लिए जो है वो अलग है और एल्डरली के लिए अलग है। जो कम्युनिटी के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल मस्ट। जो हॉस्पिटल में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल रिस्क स्क्रीनिंग NRS। और जो एल्डरली के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 भाग हैं, ये सब आगे डिटेल में आएगा और बहुत कॉमनली यूज होता है। सबसे पहले किसका देखेंगे, कम्युनिटी वाला है ना। फॉर अ जनरल स्क्रीनिंग ऑफ द कम्युनिटी, the MUST is a useful tool for a rapid estimate of the grade of undernutrition. Its main advantage is that the recent food intake is not included and calculations of the percentage weight loss and of the BMI have caused problems in some units. ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। जो रिसेंट फूड इंटेक है वो इंक्लूडेड नहीं है, BMI का कैलकुलेशन कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम करता है और वेट लॉस का परसेंटेज जो है वो इंक्लूडेड नहीं। ये करते कैसे हैं, ये स्टेप वाइज में करते हैं। इसमें हम डालना चाह रहे थे लेकिन डाल इसलिए नहीं पाए कि इसका जो डायग्राम है बहुत बड़ा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इसके 5 स्टेप, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है, बहुत आसान। स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अब स्टेप 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले BMI स्कोर देखते हैं, ठीक है। BMI स्कोर जो होता है वो क्या होता है, kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे BMI lesser than नहीं सॉरी BMI मोर देन 20 या 30, तो उसको क्या करेंगे, स्कोर 0 देंगे, ठीक है। फिर 18.5 से 20 तक अगर कोई होगा तो स्कोर देंगे 1। और लेसर देन
18.5 होगा तो स्कोर देंगे 2। ठीक है, ये उल्टा चलेगा। स्टेप 2 क्या कहता है? अनप्लान्ड वेट लॉस इन पास्ट 3 to 6 months। ये है स्टेप 2। इसको कैसे देखते हैं? परसेंटेज में देखेंगे। अगर लेस देन 5 kg है ना, तो स्कोर देंगे 0। 5 to kg में नहीं, सॉरी, परसेंटेज में देखेंगे। लेस देन 5% है तो स्कोर देंगे 0। 5 to 10% है तो स्कोर 5 to 10% है तो स्कोर देंगे 1, और मोर देन 10% है तो स्कोर कितना देंगे? 2। स्टेप 3 क्या कहता है? इफ द पेशेंट इज acutely ill and there has been or is likely to be no nutritional intake for more than 5 days, तो स्कोर क्या हो जाएगा? 2। अब ये तीनों जो हो गए स्टेप 1 2 3, इसमें क्या बोल रहा है? इफ अनेबल टू ऑब्टेन हाइट एंड वेट, सी रिवर्स फॉर अल्टरनेटिव मेजरमेंट एंड यूज ऑफ सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अगर पेशेंट का हाइट वेट मेजरमेंट नहीं करना है तो उसका अल्टरनेटिव देखते हैं। ये इसके साथ क्लाउड है। अब ये तीनों के करने के बाद क्या देखेंगे? स्टेप 4 में जाएंगे। ओवरऑल रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन अगर ऊपर आइडेंटिफाई हुआ तो ऐड स्कोर्स टुगेदर टू कैलकुलेट ओवरऑल रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। स्कोर 0 मतलब नो रिस्क, स्कोर 1 मीडियम रिस्क, स्कोर 2 और मोर हाई रिस्क। अगला क्या बोल रहा है? स्टेप 4 हो गया ना। अब अगला हो जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या बोल रहा है? ये मैनेजमेंट गाइडलाइंस बता रहा है। सबसे पहले अगर 0 है तो लो रिस्क पे है ना। लो रिस्क है तो रूटीन क्लिनिकल केयर, इसमें क्या क्या करेंगे? रिपीट स्क्रीनिंग इन हॉस्पिटल, कैसे करेंगे? वीकली करेंगे। केयर होम्स अगर है तो मंथली, कम्युनिटी में है तो एनुअली, और विशेष किसका ध्यान रखेंगे? फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, एग्जाम्पल दोज मोर देन 75 years। अब अगर स्कोर 1 है तो मीडियम रिस्क पे है ना, तो इसमें क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डाइटरी इनटेक फॉर 3 days इफ सब्जेक्ट इन हॉस्पिटल और केयर होम। If improved or adequate intake, little clinical concern, follow local policy। रिपीट स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? हॉस्पिटल है तो उसमें सेम चलेगा, वीकली। केयर होम्स है तो एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, कम्युनिटी में है एटलीस्ट एवरी 2 to 3 months। डिपेंड करता है डिस्चार्ज होकर कहा गया। अगर 2 पे है तो पहला क्या था? लो रिस्क पे था। लो रिस्क में हम लोग क्या कर रहे थे? रूटीन क्लिनिकल केयर कर रहे हैं। दूसरा क्या था? मीडियम रिस्क में था, 1 था तो उसमें केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? अगर 2 है स्कोर और मोर है तो हाई रिस्क पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। रेफर टू डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट टीम और इम्प्लीमेंट लोकल पॉलिसी। Improve and increase
overall nutritional intake. मॉनिटर एंड रिव्यू केयर प्लान, सेम हॉस्पिटल में है तो वीकली, केयर होम में है तो मंथली, और कम्युनिटी में भी है तो इनका क्या करना पड़ेगा, मंथली करना पड़ेगा। उधर क्या कर रहे थे, पहले में एनुअली किया था, दूसरे में 2 to 3 मंथ्स में कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवरी मंथ में कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, जो 2 और मोर जिनका स्कोर रहता है उसमें क्या बोल रहा है, अनलेस डिटरमिनेंटल और नो बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एग्जाम्पल इमिनेंट डेथ। ऑल लिस्ट कैटेगरीज के लिए कुछ गाइडलाइंस है। ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशंस and provide help and advice on food choices, eating and drinking when necessary. Record malnutrition risk categories. Record need for a special diet and follow local policy. ये किसके लिए है, all risk categories के लिए। और जो ओबेसिटी वाले हैं उनके लिए क्या है, रिकॉर्ड प्रेजेंस ऑफ ओबेसिटी फॉर दोज विथ अंडरलाइंग कंडीशंस, दीज आर जनरली कंट्रोल्ड बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। ये किसके हैं, मस्ट के। मस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, कम्युनिटी में। अगला जो टूल है वो क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या यूज करते हैं, न्यूट्रिशनल रिस्क स्क्रीनिंग, NRS। The NRS 2002 is a simple and well validated screening tool. The NRS 2002 starts with the questions about the 4 items listed for an initial screening. ये क्वेश्चन है, if BMI is less than 20.5. दूसरा क्वेश्चन है, has the patient lost weight within the last 3 months? यहाँ पे yes no लिखते जाए। Has the patient had a reduced dietary intake in the last week? Is the patient severely ill? Example, in intensive therapy. Yes क्या बोल रहा है, if answer is yes to any question, the final screening is performed. No, if answer is no to all questions, the patient is re-screened at weekly interval. If the patient scheduled for major operation, a preventative nutritional care plan is considered. Try to avoid the associated risk. अब इसके बाद इसका अगला है, यह है क्या, फाइनल स्क्रीनिंग। impaired nutritional status और severity of disease bed. Absent स्कोर 0 कब देंगे, नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। इधर क्या है, नॉर्मल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, 0 हो गया। माइल्ड में क्या है, स्कोर 1 देंगे। वेट लॉस मोर देन 5% in 3 months. Food intake below 50 to 70% of normal requirement in preceding week. इधर क्या होगा, स्कोर 1 कब देंगे, माइल्ड दें या स्कोर 1 दें, एक ही बात है। हिप फ्रैक्चर, chronic patients in particular with acute complications, cirrhosis, COPD, chronic hemodialysis, diabetes और oncology.
मॉडरेट या स्कोर 2 कब देंगे, वेट लॉस मोर देन 5% इन 2 months, BMI 18.5 to 20.5 प्लस impaired general conditions, या food intake 25 to 50% of normal requirement in preceding week. और इधर क्या बोलेंगे, severity of disease में major abdominal surgery, stroke, severe pneumonia, hematologic malignancy. स्कोर 3 कब देंगे, माइल्ड मॉडरेट, उसके बाद लास्ट में सीवियर. वेट लॉस मोर देन 5% इन 1 month, BMI less than 18.5% plus impaired general condition, food intake 0 to 25% of normal requirement. Severity of disease में क्या है, head injury, bone marrow transplantation, intensive care patients. Age if more than या equal to 70 years, add 1 to total score. जो भी स्कोर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, इसका 2 आ जाएगा एडजस्टेड स्कोर. अब स्कोर either equal to 3 or more than 3. क्या बोल रहा है, if the patient is nutritionally at risk and the nutritional care plan is initiated, a score less than 3, weekly re-screening of the patient. If the patient is scheduled for a major operation, a preventive nutritional care plan is considered to try to avoid the associated risk. और 1-2 का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या करना है. अगला क्या बोल रहा है, अर्ली मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्केल या MNA एल्डरली के लिए. 3 था ना, एक था कम्युनिटी के लिए, दूसरा था हॉस्पिटल के लिए और तीसरा है एल्डरली के लिए. फॉर पेशेंट्स ओवर 65 years of age, 2 specific and well validated tools are available: the full MNA and the short form MNA SF. The MNA is a combination of a screening and assessment tools. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. इसमें भी 2 पार्ट होते हैं. जैसे पहले बताया था कि जो इसका स्क्रीनिंग करेंगे उसका असेसमेंट जरूरी है, जिसका असेसमेंट करेंगे उसका स्क्रीनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये जरूरी नहीं है, और हर का जिसका स्क्रीनिंग करेंगे उसका असेसमेंट जरूरी नहीं है कि करेंगे. तो पहला क्या है इसका पार्ट, स्क्रीनिंग, और दूसरा पार्ट क्या है, असेसमेंट. इफ द पेशेंट इज एट रिस्क, नहीं है तो असेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे. ये हमेशा ध्यान देना, अगर पेशेंट रिस्क पे नहीं है तो असेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे. अब ये आपका है मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्क्रीनिंग. इसके क्वेश्चंस हैं 8-10 क्वेश्चंस हैं, है ना. ये F तक है. इसके आगे जाओगे तो फुल स्केल, MNA हाफ एंड MNA फुल. पहले हम लोग MNA हाफ पे जाएंगे, फिर अगर रिक्वायर्ड होगा तो MNA फुल पे जाएंगे. MNA हाफ में क्या है, हैज फूड इंटेक डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 3 months due to loss of appetite, digestive problems, chewing or swallowing difficulties. 0 देंगे सीवियर और लॉस ऑफ एपेटाइट को, 1 देंगे मॉडरेट लॉस ऑफ एपेटाइट को, और 2 देंगे नो लॉस ऑफ एपेटाइट को. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, वेट लॉस ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स. ठीक है, उसमें भी 0, 1, 2, 3 ग्रेडिंग है. फिर तीसरा क्वेश्चन मोबिलिटी के बारे में पूछेंगे, बेड और चेयर बाउंड है, एबल टू गेट आउट ऑफ द बेड और चेयर, और गोज आउट 0, 1, 2. फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, हैड सफर्ड फिजिकल स्ट्रेस और एक्यूट डिजीज इन द पास्ट 3 months. उसके बाद क्या है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, 0 सीवियर डिमेंशिया, 1 माइल्ड डिमेंशिया और 2 नो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और F लास्ट में क्या है, BMI चेक करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स 0 कब देंगे, लेस देन 19, 1 कब देंगे, 19 to 21, 2 देंगे 21 to 23, और मोर देन 23 रहेगा तो 3 देंगे.
स्क्रीनिंग स्कोर कैसे निकालते हैं इसका? स्क्रीनिंग स्कोर क्या बोलता है? सब टोटल मैक्सिमम 14 पॉइंट्स, 12 पॉइंट और ग्रेटर नॉर्मल, नॉट एट रिस्क। ये एरो है, ये जो बना हुआ है ये एरो है, समझ गए? ये नहीं सोच लेना कि इसके बाद ये करना है। ये एरो है, नीड टू कंप्लीमेंट असेसमेंट, सॉरी नो नीड टू कंप्लीमेंट असेसमेंट। ये पहले बता रहे थे ना तुमको कि हर में असेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे, 12 या उससे ज्यादा स्कोर है तो असेसमेंट नहीं करेंगे। अगला क्या है? 11 पॉइंट और बिलो, क्या बोल रहा है? पॉसिबल माल न्यूट्रिशन है, तो इसमें क्या करेंगे? कंटिन्यू असेसमेंट। जो कंटिन्यू असेसमेंट होगा वो क्या होगा? आगे के क्वेश्चंस आ जाएंगे। लिव्स इंडिपेंडेंटली 0, no 1s, takes more than 3 prescriptions drugs per day। ये सब GHI है ना? प्रेशर सोर्स और स्किन अल्सर्स का क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ मेनी फुल मील्स डज द पेशेंट ईट डेली? के में क्या पूछेंगे? सेलेक्टेड कंजम्पशन मार्कर्स फॉर प्रोटीन इंटेक। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। एट लीस्ट 1 सर्विंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स पर डे, यस और नो। दूसरा क्वेश्चन है 2 और मोर सर्विंग ऑफ लेग्यूम्स और एग पर वीक, यस और नो। अगला क्या क्वेश्चन है? मीट, फिश और पोल्ट्री एवरी डे। इसमें फिर कैसे करेंगे? यस और नो। स्कोरिंग क्या है? 0 0 है, F 0 और 1, देन 0.5 है इफ 2 यस और 1 है। इसके स्कोरिंग दूसरे तरीके से 1 का है इफ 3 यस। इसके स्कोरिंग जो हम लोग करते हैं बेसिकली यस और नो पे करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन। आगे क्या पूछते हैं? एल में क्या पूछते हैं? कंज्यूम्स 2 और मोर सर्विंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल पर डे। हाउ मच फ्लूइड इज कंज्यूम पर डे? मोड ऑफ फीडिंग, सेल्फ व्यू ऑफ माल न्यूट्रिशन स्टेटस। इसके स्कोरिंग 0 1 2 करके हैं। अगला क्वेश्चन PQR, क्या क्वेश्चन है? इन कंपैरिजन विद अदर पीपल ऑफ द सेम एज, हाउ डू दे कंसीडर देयर हेल्थ स्टेटस? मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं और काफ का भी सर्कमफेरेंस लेते हैं। सर्कमफेरेंस की वैल्यू देख लो क्या है, इसके हिसाब से करते हैं। ये टेबल बनाने से यही फायदा है। असेसमेंट स्कोर क्या करते हैं? मैक्सिमम 16 पॉइंट, स्क्रीनिंग स्कोर मैक्सिमम 14 पॉइंट्स, टोटल असेसमेंट 30 पॉइंट्स। तो अगर जिसका 30 आया वो एकदम नॉर्मल है। माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर स्कोर क्या है? 17 to 23.5 अगर है एट रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, और लेस देन 70 है तो माल नरिश्ड ही है। द इनिशियल वर्जन ऑफ मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट was followed by a simpler one. The MNA-SF is derived from the original MNA and includes only 6 items. Recently it was revised and the calf circumference was added if the BMI cannot be calculated. अब यह है मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्कोर इन शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से आप समझ ही गए हैं। मोबिलिटी ABCD करके, न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, BMI देखेंगे, काफ सर्कमफेरेंस देखेंगे। स्कोर फिर 14 होगा, 12 से 14 होगा तो नॉर्मल, 8 से 11 होगा तो रिस्क पे, 0 से 7 होगा तो माल नरिश्ड। एक और देख लेते हैं ICU में कैसे करते हैं। इसमें क्या देखते हैं? न्यूट्रिक स्कोर। क्या बोलते हैं? फॉर ICU पेशेंट अ स्कोरिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स
who will benefit from nutritional therapy. Initially, several variables were included in this score. क्या बोलते हैं? Age baseline, Apache 2, baseline SOFA score, number of comorbidities, days from hospital admission to the ICU, body mass index, तो ये C प्रोटीन का लेवल देखते हैं और ये सब सारी चीजें देखते हैं. It has been shown that a score can also be used effectively without measurement of IL-6. ये इसकी स्कोरिंग का, ठीक है, न्यूट्रिक स्कोरिंग सिस्टम. मेन ये 6 क्वेश्चंस हैं. एज क्या है, अपाचे 2 क्या है, सोफा में देखते हैं, फिर कोमॉर्बिडिटीज देखते हैं, डेज फ्रॉम हॉस्पिटल टू आईसीयू देखते हैं और IL-6 देखते हैं. उधर सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ था, देखे हो ना, ये देखो क्या है. इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? पेशेंट्स विथ ए हाई न्यूट्रिक स्कोर एट एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर हैव ए हाई मोर्टेलिटी रिस्क. इसीलिए स्कोर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. तो आज की क्लास यही रखते हैं. अगली क्लास जो है वो फिर स्टार्ट करेंगे. आज आधा रखते हैं ना. अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, मेथड्स फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट. ठीक है ना.